बाजार में जब गिरावट का डर काफी ज्यादा हो, 3-4 महीने तक लगातार गिरावट आई हो और उसके बाद जब रिकवरी भी आए तो लोगों को डर लगे कि क्या बाजार में एंट्री करनी चाहिए, क्या वैल्यूएशन ठीक हो गए हैं, क्या अब दोबारा गिरावट नहीं आएगी। ये सारी चिंताएं मन में रहती ही हैं और निवेशक जो कोविड के बाद आए हैं उनका डर तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उन्होंने गिरावट पहली बार देखी है इस तरह की। तो ऐसे वक्त में जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, ट्रंप की पॉलिसीज भी हैं, इंडिया के अंदर भी स्लोडाउन की बातें चली पिछले दिनों में, ऐसे वक्त में मार्केट को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ऐसे स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए जरूरी है कि आप किसी ऐसे सेंसिबल इंसान को सुने जो इकोनॉमिक डेटा से लेकर मार्केट को एनालाइज करते हो और फिर बातें ऐसी बताते हो जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। आपको शेयर शायद ना मिले, लेकिन यह जरूर क्लियर हो जाएगा कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं उनको लेकर अब आपको क्या करना है, अगली अपनी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनानी है वो किस डायरेक्शन में बनानी है। ये सारी चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है जो स्टूडियो में है इस वक्त। मेरे साथ है उन्मेष शर्मा, जो हेड ऑफ इक्विटी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। उन्मेष, बहुत स्वागत है आपका एनडीटी प्रॉफिट हिंदी पर, और आप स्टूडियो में आए, ये बहुत सौभाग्य है हमारा इस चीज़ के लिए। थैंक यू। पहला सवाल मेरा मार्केट की गिरावट पर है कि मार्केट ने एक डर बना दिया है। अब 22,000 के लेवल को हम टेस्ट करके आए नीचे, थोड़ी रिकवरी दिख रही है। आज के मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं ये बुधवार के दिन, तो मार्केट थोड़ा 1-1.5% के आसपास चढ़ा हुआ है और 22,700 के आसपास निफ्टी चल रहा है। लेकिन ये भरोसा नहीं दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, लोगों को डर अभी भी लग रहा है। क्या ये रिकवरी इस वक्त आपको सस्टेनेबल लगती है? क्या डर आपको इस वक्त लग रहा है मार्केट में, या सस्टेनेबल रिकवरी लगती है ये? नहीं, ये प्राइमा फेसी अगर इसको देखें तो हुआ क्या है कि पिछले 6 महीने में जब से मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब से एक मैक्रो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। आप डेली उठते हैं सुबह और फीड देखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, और इन्वेस्टमेंट उस तरह से हो रहा है। तो एक रिस्क ऑफ है ग्लोबली, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली। आप किसी भी मार्केट में देखिए, यूएस इटसेल्फ, सभी कुछ गिर रहा है। और गोल्ड देखिए आप, वो फाइनली वो जो साइकोलॉजिकल नंबर है $3,000 पर आउंस, वो भी आ गया है। तो हो क्या रहा है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कल सुबह क्या होगा ये पता नहीं है। ये यूजुअली ऐसे टाइम्स पे प्राइस जो पीई रेशियोज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। और उसके ऊपर क्या है कि अगर आप ग्लोबल बास्केट को देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट हाई रिस्क माना जाता है, उसमें इंडिया एक कंपोनेंट है। तो जब वो सेलिंग आएगी तो फिर वो ऑब्वियसली इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। और करीब 3-4-6 महीना पहले सितंबर में जब से हम लोग भी कॉशियस होना शुरू हो गए थे, तभी मार्केट भी काफ़ी महंगा हो गया था, 21-22 टाइम हो गया था। तो वो सब थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है उसमें। क्या ये यहाँ से रिकवर करेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहला ये है कि ये जो डर का माहौल है ये सेटल हुआ है कि नहीं, ये हमें अभी पता नहीं है, बिकॉज इंडिया क्रॉस हेयर में अभी तक आया नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इसके इंडिया के अगेंस्ट क्या टैरिफ्स लगेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, वो एकदम क्लैरिटी नहीं है इस समय। मार्केट थोड़ा गिरा है, लेकिन अगर आप स्मॉल मिड कैप में देखेंगे तो 20-25% का करेक्शन के बाद भी इस समय भी 15 साल के जो एवरेजेस हैं उस पर ऊपर 25 से 50 टाइम तक के प्रीमियम पे हैं स्टॉक्स, और जो इंडाइसेस हैं एग्रीगेट लेवल पे भी 20-25% ऊपर हैं। तो एक तो ये है। दूसरा फियर ये है कि अर्निंग्स कितना कटेंगे। पिछले क्वार्टर में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ 270 स्टॉक कवर करते हैं हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में, उसमें सिर्फ 1/3 करीब 32% ही स्टॉक्स ने बीट किया है अर्निंग्स। तो अब लोगों को ये भी देखना है कि अर्निंग्स आते हैं कि नहीं, बिकॉज क्या है कि जब बुल मार्केट होता है तो लोग अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो स्मॉल मिड कैप में स्पेशली, लार्ज कैप में शायद उतना फियर नहीं है, लेकिन स्मॉल मिड कैप में ये भी हो सकता है कि अर्निंग्स एस्टिमेट्स कटें। तो इस एनवायरनमेंट में नॉर्मली क्या होता है कि सी मार्केट कैन गो एनीवेयर, बट अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट स्मॉल मिड कैप में और डाउन साइड हो सकता है। एक जो डर है जो ये क्या, लेकिन ये इतना भी बड़ा डर था कि मार्केट से लोग भाग जाएं? कुछ फंड मैनेजर्स ने पिछले दिनों में सलाह दी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो का आप रिडीम कर लीजिए और आप पैसे अपने निकाल लीजिए वहाँ से, अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा डर था? क्योंकि मार्केट के अगर हॉरिजन पे हम देखें, पिछले 25-30 साल के अगर हॉरिजन पे देखें तो ऐसी गिरावटें बहुत आती रही हैं और इससे बड़ी बड़ी गिरावटें आती रही हैं। क्या इतना डरने की भी जरूरत थी कि लोग भाग जाएं मार्केट छोड़कर? नहीं, वो तो क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आपका टाइम फ्रेम है कि आपको 6 महीने में घर खरीदना है, या आपके कोई बड़े पेमेंट्स हैं, या आपने अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल से निकाल के पैसा डाला, या डेट पे हैं जो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं पर वहाँ वैसे भी होंगे सिचुएशंस, तो इन दैट केस क्या है कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कैश में रह सकते हैं। दूसरा, देयर इज़ सम विजडम इन दैट, बिकॉज
नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए वो विजडम ये है कि अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो और गिरा मार्केट तो आप लेंगे कैसे। अगर आपके पास इनफाइनाइट कैपिटल सोर्स है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग का मार्केट में जो एलोकेशन होता है वो पूरा होता है। तो अगर आपने 20% सेल करके आप बैठे हैं तो आप कल और अगर गिर गया या कोई एकदम कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई स्टॉक सिंगल डिजिट में आ जाए पीई में, तो आपको जब ऐड करना होगा तो आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देयर इज सम विजडम इन इट। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम है कि जो इंडिया का भी जो एवरेज है एज, उसके हिसाब से तो एवरीवन इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIPs कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं केस यू शुड राइट आउट दिस पार्ट। खाली ये है कि देखिए, अगर आप एक साल के हिसाब से देखेंगे तो अगर आप किसी मार्केट में आएंगे और जो मार्केट के लेवल के 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स बहुत हैवी बने थे, ऐसा नहीं होता है। तो खाली लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट नहीं, लेकिन अगर प्राइस अर्निंग्स चार्ट देखेंगे आप, तो नॉर्मली अगर बाजार अभी 19 टाइम्स पे है और आप किसी स्टॉक में 25 टाइम पे एंटर कर रहे हैं, तो क्या आपको अर्निंग्स ग्रोथ से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? तो आंसर इज यूजुअली नो। तो इसीलिए वो आई थिंक देयर इज सम विजडम इन बीइंग अ लिटिल बिट रिस्क ऑफ। जो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट वो चलने दीजिए, जो लमसम है उसको रोक सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल। प्राइस अर्निंग की आपने बात की, सो क्या अगर ओवरऑल मार्केट को देखें, मिड कैप स्मॉल कैप आपने बताया कि ऑलरेडी अभी भी महंगे हैं गिरावट के बाद भी, लेकिन क्या ओवरऑल मार्केट अब उस प्राइस अर्निंग पे आ गए हैं, क्या उस वैल्यूएशंस पे आ गए हैं कि इसे अब थोड़ा रीजनेबल माना जाए इन्वेस्टमेंट के लिए? सो बॉल पार्क बताता हूँ, अभी इस समय 19 टाइम्स है अर्निंग्स ऑन FY26, बेसिकली अगले मार्च पे फॉरवर्ड पी पे। 5 साल के हिसाब से सस्ता है, 10 साल के हिसाब से भी सस्ता है, लेकिन ऑनेस्टली क्या है ये, इसमें वो टाइम पीरियड भी था जिसमें अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी वाज ब्रॉट इनटू द मार्केट, क्योंकि कोविड भी हुआ और फिर इंडियन इन्वेस्टर्स का जो बड़ा इंक्लूजन स्टोरी है वो तो पोस्ट कोविड ही है। बिल्कुल। तो ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा है ना, ये लॉन्ग टर्म में शुड नॉट बी काउंटेड, शुड बी, बट इट शुड ऑल्सो बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप 15 या 20 साल का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो 19 टाइम्स बेसिकली अब ब्रॉडली फेयर वैल्यू पे है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है पर ब्रॉडली फेयर वैल्यू पे है। इसमें एक बहुत इजी तरीका है देखने का कि अगर 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ भी मान के चलें, जो हमारा एस्टिमेट है फॉर FY27, तो क्या होगा कि अराउंड दिवाली दिस ईयर, लेट्स से फर्स्ट हाफ के बाद लोग FY27 पे वैल्यू करेंगे। तो अगर मार्केट कुछ नहीं करता है यहाँ से, तो मार्केट एक्चुअली थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो अगर आप, और ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि इंडिया में कोई बैलेंस शीट क्राइसिस है, मैक्रो स्टेबल है, कॉर्पोरेट सेक्टर, लार्ज कॉर्पोरेट एटलीस्ट स्टेबल है, बैलेंस शीट्स आर स्टेबल एट द मैक्रो लेवल, वो ट्रिपल बैलेंस शीट जिसको कहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप आज इन्वेस्ट करना शुरू करें तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स आई थिंक यू शुड बी फाइन। बट यही है कि होगा क्या कि यहाँ से लेकर के जो अक्टूबर तक का वॉलेटिलिटी है वो टॉलरेट करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप अभी लें और फिर पैनिक होकर सेलिंग करेंगे तो फिर आपके रिटर्न्स भी फिर उस तरह से कम होते हैं। बिल्कुल। पैनिक को लेकर अगर देखें तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ट्रंप के आने से हुआ है। शुरुआत बड़ी अच्छी थी कि हाँ मार्केट्स चढ़ रहे थे, अमेरिका में भी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी उनको मिली, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ख़राब हुई और अब इस वक्त हालत ये है कि अमेरिकन मार्केट भी अगर देखें तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब से ट्रंप आए हैं S&P 500 में 4.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो गया है, नेस्डैक में भी करीब 3.5 ट्रिलियन का साफ हो गया है। तो क्या ट्रंप ग्लोबल मार्केट के लिए तो वैसे भी नेगेटिव चल रहे हैं अभी, लेकिन क्या अमेरिका के मार्केट के लिए भी नेगेटिव है? नहीं, तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ मैगजीन्स में अभी कल ही मैं देख रहा था कि हर प्रेसिडेंट के टर्म पे जो रिटर्न्स हैं वो दिखा रहे थे और ट्रंप का एक्चुअली काफ़ी अच्छा था इन द फर्स्ट पार्ट। लेकिन क्या है कि उन्होंने इनहेरिट किया है, वो भी किया है, अब वो भी थोड़ा कॉन्टेक्चुअली देखना चाहिए। तो एक तो ट्रंप स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, वो सेकंड आइटम है। जो पहला आइटम वो ये है कि अनप्रेसिडेंटेडली हाई वैल्यूएशंस और अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल्स ऑफ मार्केट कैप पे द मार्केट वाज व्हेन ट्रंप टुक। उसके बाद ये स्टोरी थी कि टैक्स कम होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब होता है तो वो उससे वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। पर अब आप अगर देखेंगे तो वो लेवल से अब अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है, बिकॉज एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि होगा क्या। तो पहला तो ये है कि जॉब डेटा सॉफन हुआ है, तो इकोनॉमी सॉफन हो रही है, ऐसा है। अभी 2 ही हफ्ते में पहले एक्सपेक्टेशंस थे कि 2 रेट कट होंगे, अब 3 है। तो आपका एनवायरनमेंट चेंज बहुत फास्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप डेली सुबह उठते हैं नई न्यूज़ होती है। और अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म से, तो क्या है कि जितना टैरिफ बढ़ेगा ग्लोबली उतना इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप पिछले 2001 से अभी तक की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वजह से इन्फ्लेशन हैज़ बीन लो, बिकॉज आप या तो चाइना या कहीं और से जो सबसे सस्ती चीज़ है वो इंपोर्ट करोगे तो आपका इन्फ्लेशन लो रहता है। अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो वो फाइनली तो बेयर तो कस्टमर को ही करना है। एक्जैक्टली। तो अगर इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली ऊपर जाएगा तो फिर यील्ड स्ट्रक्चरली ऊपर जाते हैं, विच मीन्स मार्केट रिटर्न्स हैव टू स्ट्रक्चरली गो अप। तो वो पूरा एडजस्टमेंट साइकिल में हैं हम लोग इस समय, और उसके ऊपर आपको पता नहीं है कि रेट साइकिल कहाँ जाएगा। तो अगर उसको पूरे मैक्रो एनवायरनमेंट में देखें तो इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, विच इज़ वाई गोल्ड इज 3000 और अब मार्केट हैज़ फॉलन। तो एक तो महंगा था मार्केट और उसके ऊपर से अनसर्टेनिटी है। टैरिफ को लेकर कुछ लोगों ने ये कहा कि टैरिफ अच्छे हैं इस सेंस में कि अगर हम कट करते हैं टैरिफ को तो यूएस से हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो तो ऑफकोर्स सुपर रिच कैटेगरी के लिए हैं या फिर रिच कैटेगरी है, वो एनीवे खरीद ही रहे थे, मंगा ही रहे थे वो इम्पोर्ट ड्यूटी देकर। लेकिन अगर हम टैरिफ कट करते हैं तो हमारे लिए बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा यूएस में। इस सेंस में लोग कह रहे हैं कि टैरिफ अच्छे हैं, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रहेंगे? ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी ठीक है टैरिफ? क्योंकि ये टैरिफ एक ट्रेड वॉर को भी क्रिएट कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि 3 फैक्टर हैं। एक तो माइक्रो है अबाउट इंडिया। देखिए इंडिया के लिए यूएस बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस के लिए इंडिया उतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। तो अभी तक तो क्या इंडिया क्रॉसहेयर में आया ही नहीं है। तो बात हुई है बस थोड़ी बहुत, लेकिन एक्चुअली जैसे एक्शन हो रहा है कनाडा के अगेंस्ट या मेक्सिको या चाइना के अगेंस्ट, तो इंडिया का टर्न अभी आया नहीं है। तो देखते हैं। उसके ऊपर से यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने मैनेज तो किया है सिचुएशन, अभी तक तो काम है सब कुछ। लेकिन क्या है, हमेशा ये डर रहता है। तो क्या है, काफ़ी बड़ा गैप है जो नेट पूरे इंपोर्ट बास्केट पे दोनों साइड पे जो टैक्सेस हैं वो इंडिया के 3 या 4 गुना ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो आप यूएस में इंपोर्ट हमारे इंपोर्ट बास्केट पे है। तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आएगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसको दूसरी तरफ से देखें, वो ये है कि जो ग्लोबल फैक्टर है वो ये है कि इंडिया के ऊपर अगर टैक्सेस बढ़ते हैं या इंडिया टैक्स काटता है और ग्लोबल लेवल पे अगर टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, जिसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे रेट्स हैव टू गो अप एंड रेट्स ब्रॉडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कुछ अलाइंड रहते हैं। विच मीन्स कि अगर हम एक ऐसा 25 साल के साइकिल में घुस रहे हैं जहाँ पे रेट्स जो लास्ट टाइम तो 0, 1, 2 हो गए थे, अगर वो स्टेबलाइज होंगे 4 या 5% पे, तो आपका एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न भी चेंज होता है। बिल्कुल। सो क्या होता है, टेक्निकली द मार्केट देन कैन नॉट परफॉर्म द वे इट परफॉर्म्ड इन द लास्ट साइकिल। तो क्या टैरिफ हमारे लिए बड़ा इम्पैक्ट है यूएस का? माई गट फील इज दैट आगे पीछे करके आई थिंक विल बी ओके। लेकिन क्या होगा, इतना अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी उस बीच में, और इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरली वो डैमेज कर सकता है हमारे रेट एक्सपेक्टेशंस को कि वो वॉलिटिलिटी की वजह से मार्केट थोड़ा ठंडा रह सकता है थोड़े टाइम तक। बिल्कुल। लौटते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ। हमने यूएस को डिस्कस किया, लेकिन इंडियन मार्केट का जो एक बड़ा पेन रहा है वो एफआईआईज़ की बिकवाली रहा है। अब एफआईआईज़ की बिकवाली जो है वो एक तो फैक्टर है कि फेड दरें नहीं घटा रहा है उस रफ्तार से जो उम्मीद थी, एक वो फैक्टर है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी लोग डिस्कशन में ला रहे हैं कि चाइना के मार्केट सस्ते हैं तो कुछ फ्लो वहाँ जा रहा है। इंडिया के मार्केट में एफआईआईज़ की वापसी कब होगी, क्या एक्सपेक्टेड है इस पे? सो चाइना वाला जो फैक्टर था वो थोड़ा सा 3 साइकिल आए हमारे एफपीआई सेलिंग में। सबसे पहला था कि इंडिया वाज वेरी एक्सपेंसिव और चाइना वाज चीप, तो वो थोड़ा सा वो हुआ। और फिर उसी बीच में चाइना ने भी अपने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा एसोएज करने के लिए जो जैसे वो ये जो टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ मीटिंग की थी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो उसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी नर्व सेटल हुए। अब क्या हो रहा था कि कुछ कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं 35 टाइम्स अर्निंग्स पे, उसका कंपेरेबल चाइना में 7-8 टाइम था। तो वो फर्स्ट फेज था, वो चल रहा है, लेकिन अब वो स्लो हो गया है थोड़ा फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज ग्लोबल रिस्क ऑफ, विच इज़ जो मेरा पहला पॉइंट था, जिसमें जनरली लोगों को रिस्क अवॉइड करना है, और रिस्क अवॉइड करेंगे तो फिर इमर्जिंग मार्केट बास्केट में सेलिंग आएगी। तो इस समय तो वही चल रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है, इंडिया वाज द इजी वन टू सेल, बिकॉज क्या था कि एक तो इंडिया में बड़े पोजीशंस इनके थे फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर में, जो बहुत लिक्विड भी है। अब आप एक फंड मैनेजर हो जो लेट्स से कहीं यूएस में बैठे हैं और आपको सेल करना है, तो आप लिक्विड स्टॉक सेल करोगे तो फिर निफ्टी स्टॉक्स आते हैं वो सारे। तो इसलिए निफ्टी में इतनी हैवी एफपीआई सेलिंग आई। एंड वैसे और फिर क्या हुआ कि डोमेस्टिक बाइंग हो रही थी, वो थोड़ी स्लो डाउन हुई, तो फिर इसलिए मार्केट भी थोड़ा नीचे आ गया है उस वजह से। तो महंगा भी था स्टॉक मार्केट, और फिर ये स्विच ट्रेड भी था, और ऑन टॉप ऑफ दैट अब तो इस समय तो ये है कि ग्लोबली रिस्क ऑफ है। इससे भी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज फाइनली क्या है कि देखिए ऑयल भी काफ़ी बिनाइन है, मैक्रो स्टेबल है, अगर थोड़े पॉकेट छोड़ दें तो बैंकिंग सेक्टर स्टेबल है।
कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर गुड, हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स अगेन बॉटम एंड पे प्रॉब्लम हो सकता है पर जनरली ठीक है. सो आई थिंक इवेंचुअली तो यहाँ से रिकवर हो ही जाएगा. बिल्कुल. एक सेक्टर जो अब सेक्टोरल थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट के जो व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे वो निश्चित तौर पे ये चाहेंगे कि हमारे सेक्टर या शेयर की बात नहीं हुई. एक सेक्टर विलन बना हुआ है मार्केट का, आईटी सेक्टर. 9% निफ्टी गिरा, 21% आईटी गिरा. अब ये जो गिरावट है, ठीक है, फैक्टर्स अलग हैं कि यूएस में शायद स्लो डाउन आया, उसकी वजह से ऑर्डर्स कम होंगे और उसकी वजह से इनकी गिरावट आ रही है. लेकिन क्या ये इतना पेन होना चाहिए था, या ये पेन अब थोड़े दिनों में सेटल डाउन होगा और आईटी सेक्टर के पास वापस फ्रेश बाइंग होगी, वहाँ पे खरीदारी देखने को मिलेगी? आईटी सेक्टर कैसा है कि थोड़ा हो सकता है अभी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में करीब स्लाइटली आई वुड से स्लाइटली अंडरवेट ही है अभी भी. अच्छा. उसमें क्या है कि दो रीज़न है. एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है कि क्या टैरिफ लग सकते हैं इस पे. दूसरा ये हो रहा है कि डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं यूएस में जो यूजुअली आउटसोर्स भी करती हैं, उन लोगों पे प्रेशर होगा पॉलिटिकली, मतलब एटलीस्ट सॉफ्टली, कि आप इंश्योरिंग करो यूएस में, यहाँ पे हायर करो लोगों को. ये सब टाइप की चीज़ें होंगी. तो क्या होगा कि इसमें नियर टर्म में तो नेगेटिव इज़ कि नियर टर्म में नॉइज़ बहुत रहेगा. सबको लगेगा कि अरे सारे जॉब्स यूएस जा रहे हैं तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगा. उसके ऊपर देयर इज़ एआई, तो ऐसा व्यू है कि इंडिया कटिंग एज पे नहीं है एआई के, तो इसलिए क्या हम पीछे रह जाएंगे इसमें. उसका फ्लिप साइड इज़ दैट जब ट्रम्प 1.0 हुआ था तभी भी ये नॉइज़ आया. बहुत सारी जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं, वैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इवन एचसीएल, इन लोगों ने बहुत बड़े हायरिंग सेंटर्स यूएस में भी खोले हैं, उनके खुद के ऑफिसेज भी हैं. तो उनका वीज़ा डिपेंडेंसी एक्चुअली पहले से काफ़ी कम है. दूसरा क्या होता है कि डोमेस्टिक आप 1.0 में भी देखेंगे तो क्या होता है कि कंपनीज करती भी हैं हायरिंग लोकली, लेकिन जो लार्ज बल्क होता है वो सॉफ्टली लॉबी करके वो लोग करते हैं ऑफशोर हायर, बिकॉज वो रेट्स पे और वो स्किल लेवल आपको मिलता भी नहीं है लोकली. एंड जब भी नया आएगा, मैं 2003 में मार्केट में आया तब वो ऑलरेडी Y2K हो चुका था. तो पहले Y2K था, फिर डिजिटल था, फिर उसके बाद अब ये AI है. वो लोगों को लगता है इंडियन आईटी कंपनीज कोप नहीं करेंगी, लेकिन क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन में इंडियन आईटी कंपनीज ऑलवेज एंड अप गोइंग थ्रू. तो क्या होगा कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो लार्ज आईटी कंपनीज, हमारा चारों कंपनीज पे ब्रॉडली इक्वल वेट ही पोजीशन है कि आप इंडेक्स को हक करके बैठिए. इवेंचुअली आई थिंक एट दीज वैल्यूएशंस यू शुड बी ओके. लेकिन बहुत एक्साइटिंग टाइम आएगा फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स, तो ऐसा दिखता नहीं है. तो सब इंडेक्स वेट्स हैं बेसिकली उसमें. ओके. एक कमेंट हमें हर वीडियो पे आ जाता है. वो कमेंट ये है कि पीएसयू में ये शेयर खरीदा था 50% तक डाउन है और अब क्या करें, वेट करें, क्या वैल्यू आएगी वापस से, वो लेवल्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये समझ नहीं आ रहा. इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और जितने भी गेस्ट से मैं बात करता हूँ ये पूछता हूँ, आपका व्यू क्या है इस पर कि पीएसयूज में जो लोग खरीदारी करके बैठे हैं और 50% तक अब शेयर गिर चुके हैं, उन्हें क्या वेट करना चाहिए या लॉस बुक करके कहीं अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए? नहीं, तो देखिए ऐसा है कि एक सिंगल स्टॉक जैसे है फॉर एग्जांपल एसबीआई, हमारे बास्केट पे कभी भी हिस्टोरिकली डिस्पाइट द फैक्ट दैट हम 270 स्टॉक कवर करते हैं, पीएसयू बहुत हैवी कभी था नहीं. ओके. तो पावर यूटिलिटीज़ भी लाइक उसमें पीएसयू अच्छे हैं, पीजीसीएल है हमारे पास और वो इनविट भी है, एनटीपीसी भी है, एसबीआई है. तो क्या था कि हमारा थोड़ा बायस हमेशा से वैसा ही था, उसके वजह से आई थिंक वी वुड हैव मिस सम परफॉर्मेंस ऑल्सो. अब लेकिन इस समय क्या है कि सी बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपके माइंड में वो एंकर हो गया किस भाव पे आपने लिया था या किस भाव पे बेचा नहीं है. तो अब वो ये है फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आज का क्या वैल्यूएशन, उसके रिलेटिव बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड पे आपको ठीक लगता है कि नहीं, इज द पॉइंट. तो टू गिव एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पीएसयू बैंक था जो आपने 1.2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे खरीदा, 0.6 हो गया है, लेकिन आपको अगर दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक विद अ लार्जर बैलेंस शीट लाइक एसबीआई या कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक 1.2 1.3 पे मिल रहा है, तो वुड यू स्विच? आंसर इज येस. लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, जो एक्चुअली बहुत सारे पीएसयूज में स्पेशली स्मॉल पीएसयूज में नहीं आया डिलीवरी, तो नए अर्निंग्स के बेसिस पे वो एक्चुअली उतना सस्ता नहीं होगा. तो आपको वैल्यूएशन देख करके देन स्विच करना चाहिए. बिल्कुल. सो वैल्यूएशन देखें और उसके हिसाब से फैसला करें. आज के भाव पे डिसाइड कीजिए. आज अगर आपके पास पैसे होते हैं, आप क्या वो खरीदते स्टॉक? अगर आंसर इज नो, देन सेल एंड बाय समथिंग एल्स. ग्रेट. ये फॉर्मूला अच्छा है कि अगर आपको आज वैल्यूएशन सस्ती लग रही है तो आप उसको रखिए, अदरवाइज आप उसको सेल करके अलग जगह पर अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं. एक जो सेगमेंट मार्केट का था,
काफ़ी बज़ में रहा, जब मार्केट चढ़ रहा था तो रोज़ एक आईपीओ खुल जाता था। और कई लोग ऐसे हैं बड़े बड़े आईपीओ, अगर मैं 2 नाम लूँ, सिर्फ इन 2 की बात नहीं, ओला और स्विगी एक 2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि ये अपने इशू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। और ये 2 नहीं है, इसके अलावा भी कई हैं, 10 से ऊपर नाम मैं गिना सकता हूँ। इसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं जो आईपीओ में लेकर बैठे हैं, इशू प्राइस के भी नीचे चला गया, अब वो बेचना नहीं चाह रहे, क्या वेट करना चाहिए उनको? नहीं, फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूला रहेगा। हाँ, बिकॉज आज के तारीख में आपके पास अगर पैसे हो तो क्या आप लेते हैं इसको। अभी इसमें न्यू एज में क्या हुआ है कि ओला स्विगी पे कमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू एज में देखेंगे तो क्या होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल वैल्यूएशन होते नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ सीमेंट कंपनी के आपको मालूम है ये 6 कंपनी है जिनका 15 साल का हिस्ट्री है, उस पर आप एवरेज निकाल के चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है हमारी, जैसे अभी HDFC सिक्योरिटीज कवर करता है इन स्टॉक्स को, ऐसे ही और एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो आपको देखना है कि उसके अर्निंग्स आएंगे या नहीं आएंगे। और क्या होता है कि वो लोग DCF करते हैं, बिकॉज बहुत सारी तो लॉस मेकिंग भी हैं इनमें। अगर वो फेयर वैल्यू के नीचे है, आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा कि ये नंबर ठीक लग रहे हैं कि नहीं। अगर फेयर वैल्यू के नीचे है तो आप होल्ड कीजिए, ऐड भी कर सकते हैं थोड़ा, या स्टैगर्ड बेसिस पे SIP बना दीजिए स्टॉक्स का, जो मतलब हम लोग भी रेकमेंड करते हैं कभी कभी कि थोड़ा थोड़ा लेते रहो। लेकिन अगर अभी भी इस समय आपको कन्विक्शन नहीं है उसके के नंबर्स कट सकते हैं या अभी भी महंगा लग रहा है, तो देन वो गिर गया तो ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम यू स्टिल नीड टू थिंक। पर क्या होता है जब भी अनसर्टेनिटी हाई होती है ना, तो कैश फ्लो विजिबिलिटी बिकम्स द नंबर 1 थिंग। अर्निंग्स इज फाइन, यू नो, अगर कैश फ्लो है बिजनेस में तो फिर शांति से बैठ के देख सकते हैं थोड़ा टाइम। कैश फ्लो है, इसका मतलब बिजनेस सही चल रहा है और आप वैल्यूएशन को देख के उसके बाद अपना फैसला कर लीजिए। सो एक आखिरी सवाल आपके मॉडल पोर्टफोलियो पर कि इस वक्त HDFC सिक्योरिटीज़ के तौर पर आप किन किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं जहां दर्शक अपने हिसाब से शेयर चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड को उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो कौन से वो सेक्टर्स हैं या फिर कौन से वो पॉकेट्स हैं जहां पे इस वक्त आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? सो अभी इस समय हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मैं देखूँ तो क्या किया है हम लोगों ने कि ब्रॉडली जो बड़े थीम्स हैं वो सबसे पहला है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में बैलेंस शीट ठीक होनी चाहिए कंपनीज की। ये हमारे फर्स्ट टिक बॉक्सेस हैं। बिल्कुल। कि बैलेंस शीट ठीक होनी चाहिए, मोस्टली डोमेस्टिक हो अगर, और उसके ऊपर अभी नियर टर्म में रूरल इज डूइंग बेटर देन अर्बन, एंड जहाँ पे भी डोमेस्टिक स्टोरी है लेकिन लॉन्ग टर्म थीम प्ले कर रहा है, हम लोग ने वैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे नेचुरली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव वैल्यूएशन, हमारा वैसे मल्टी कैप पोर्टफोलियो है लेकिन वो इनवेरिएबली उसमें लार्ज कैप बायस आ गया है। तो वो इसीलिए नहीं क्योंकि हमें लार्ज कैप पसंद है, बट इसीलिए बिकॉज अगर आप बॉटम अप हर चीज़ को चेक करेंगे तो अर्निंग सर्टेनिटी सबसे ज़्यादा लार्ज कैप्स में है और वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहीं ज़्यादा है, बिकॉज FPI बहुत टाइम से चल रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से जो सबसे बड़ा ओवरवेट है हमारे वो हैं लार्ज बैंक्स, ऑटोज बट मोर रूरल, जैसे मारुति है, हीरो है। लार्ज बैंक्स में वो स्टैंडर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और SBI है। अब फाइनेंशियल्स को देखें अगर लार्ज बैंक्स को हटा करके, तो उसमें रिटेल लेवल पे रादर देन लेंडर्स वी फोकस ऑन पार्टिसिपेशन। जैसे MCX है, विच इज एन एक्सचेंज फॉर एग्जांपल, या SBI लाइफ है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है, थोड़ा नियर टर्म में आगे पीछे भी हो सकता है स्टॉक, लेकिन यू नो के ये स्टोरी तो चलेगी। या जैसे एग्जाम्पलीफाई करूँ मैं तो कि ऑयल एंड गैस में इस समय हम लोग इक्वल वेट हैं। तो रिलायंस है विच इज़ लाइक यू नो ब्रॉडली डोमेस्टिक, उसके ऊपर गैस है विच इज़ अगेन अ लॉन्ग टर्म स्टोरी वेयर इंक्लूजन होगा, लोग गैस रोल आउट होगा। सो दैट इज़ हाउ वी आर प्लेइंग। एंड कंजम्पशन बास्केट में कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे हैवी ओवरवेट है, उसमें EMS भी आता है हमारे लिए बिकॉज यू हैव कंजम्पशन बास्केट पे फोकस है हमारा। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर है फॉर एग्जांपल, या एवेन्यू सुपरमार्केट है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, या EMS है, एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकॉज वी बिलीव के गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू फोकस। इस बार आपने देखा होगा कि बजट पे भी बहुत बड़ा फोकस था उनका कि वो 11 लाख करोड़ का ये है, तो वो तो इस बार वो लोग करेंगे अचीव। तो दिस इज हाउ वी हैव ब्रॉडली कंस्ट्रक्टेड द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में एक OMCs को लेकर भी कुछ सवाल मेरे पास आए थे कि OMCs में जैसे IOC का एक एग्जांपल देकर एक व्यूअर ने पूछा था कि 88 पे मैंने खरीदा, शेयर 198 तक गया, मैंने नहीं बेचा और अब वापस 120 के आसपास आ गया है। और ये मोरलेस तीनों OMC जो बड़ी हैं, IOC, HPCL, BPCL, तीनों में ये स्टोरी है। क्या उस पर आपकी कोई कवरेज या उस पर कोई व्यू है आपका? हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में इस समय भारत पेट्रोलियम है विच इज़ एन इक्वल वेट बेसिकली। ओके। और उसके अलावा वी थिंक के गैस इज अ बेटर प्ले। ओके, ग्रेट। बहुत शुक्रिया उन्मेश, आपने बहुत
तरीके से आज हमने एक कन्वर्सेशन के ज़रिए लोगों को ये समझा दिया कि मार्केट में इस वक्त क्या करना है। आपने बहुत अच्छे से बताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि उनको इस वक्त उनके पोर्टफोलियो में क्या रिजेक्ट करना है, क्या शेयर्स कंटिन्यू करने हैं, क्या बेचने हैं, क्या एडिशन करना है। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और Thank you so दर्शकों much. से बताने के लिए ये सारी चीज़ें।